मुस्कान और मदद ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। मैं सुमंत कुमार ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग एक बार फिर ट्रांसफार्मर का जो डिस्कशन है उसको लेकर के चल रहे हैं और रेट ट्रांसफार्मर का तीसरा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले दो पार्ट हो चुका है और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को बता दें कि अगर आप यूथ का पूरा डिस्कशन देख रहे हैं तो इससे पहले एक बार प्लेटफॉर्म बुक का जो टोटल 129 ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन दिया हुआ है 129 क्वेश्चंस का और डिस्कशन देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन तो छोटे हैं पर वहाँ पर जो मैंने डिस्क्राइब किया है वो काफ़ी डिटेल में है, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार उस डिस्कशन को आप देख लें, उसके बाद यूथ बुक में इंटर करें। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 से 30 तक ऑलरेडी हो चुका है और जो क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको स्किप करके निकलेंगे, क्योंकि उसके लिए आप पीछे के वीडियो एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है एक उच्चाई ट्रांसफॉर्मर मतलब कि स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा है कि सेकेंडरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप और डाउन हम लोग वोल्टेज से जानते हैं, मतलब कि स्टेप अप है मतलब कि सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होगा, V2 ग्रेटर देन होगा V1 से और साथ में नंबर ऑफ टर्न N2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा N1 से। ठीक है, स्टेप अप बोल देने से सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाता है। इसके अलावे I2 जो होगा वो लेस देन होगा I1 से, करंट अपोजिट होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या जानते हैं, टोटल एमएफ कांस्टेंट रहता है, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। ठीक है, तो इसको हम लोग एमएमएफ बोलते हैं और किसी ट्रांसफार्मर में टोटल जो एमएमएफ होता है वो कांस्टेंट आता है। यहाँ से अगर हम लोग N1/N2 निकालना चाहें तो ये आ जाएगा I2/I1। ठीक है, और इसी हिसाब से अगर हमारा N2 ग्रेटर देन N1 है तो I2 क्या होगा, लेस देन I1 हो जाएगा। और इसके अलावा ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या जानते हैं, जो पावर टोटल रहता है वो कांस्टेंट रहता है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम लोग को सही आंसर कौन सा मिलने वाला है, वोल्टेज बढ़ती है। ठीक है, V2 का वैल्यू ज़्यादा होगा, वोल्टेज बढ़ रही है, धारा कम होगा। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं I2 का वैल्यू कम हो रहा है, KVA स्थिर रहेगा, पावर हमने बताया कि कांस्टेंट रहता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है। टैप चेंजर किस टाइप का होता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न है और ये है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न। टैप चेंजर कहाँ पर लगा होता है, जहाँ पर वोल्टेज हाई हो, हाई वोल्टेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक तो इस तरह से कनेक्टेड रहेगा और दूसरा में यहाँ पर बहुत सारा टैप चेंज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारा जो वायर रहेगा निकला हुआ रहेगा और इसको हम लोग चाहें तो ऊपर नीचे करके जो इसका वोल्टेज है उसको कम या फिर ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दक्षता बढ़ाना। दक्षता बढ़ाने के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ताम्र हानि को कम, ताम्र हानि से इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्षरण धारा कम करना गलत हो जाएगा। उसके बाद है वोल्टेज अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना, एडजस्ट वोल्टेज रेशियो टू लोड कंडीशन। हम लोग क्या करते हैं, हायर जो वोल्टेज होता है, जो मतलब कि हाई वोल्टेज पर होता है, उस वाइंडिंग के वोल्टेज को हम लोग कम या ज़्यादा करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑप्शन में ना दिया रहे तो हम लोग क्या ऑप्शन मार्क करेंगे, तब फैराडे नियम मार्क करेंगे। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आ रहा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोर में 2 ठो कॉइल लगा होता है और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। एक किस सिद्धांत पर काम करता है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट की वजह से फ्लक्स क्रिएट होगा, ये फ्लक्स जाकर के इसको लिंक करेगा। ठीक है, और जब एक द्वारा क्रिएट फ्लक्स दूसरे को लिंक करे तो इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर। आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न जितना प्राइमरी में होता है उतना ही सेकेंडरी में होता है। ठीक है, प्राइमरी का एक वायर जो होता है अर्थ के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए अगर हम लोग इस वायर को छुएंगे तो करंट लगेगा। ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग हमारा कनेक्शन अर्थ के साथ हो जाएगा, हम लोग बीच में आ जाएंगे और दोनों तरफ, एक तरफ ए वायर रहेगा
जो कि अर्थ से कनेक्टेड है, दूसरा तरफ लाइव वायर रहेगा। तो हम लोग को करंट शॉक लगने का डर रहता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, वोल्टेज रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आता है, जितना वोल्टेज यहाँ पर है उतना ही वोल्टेज सेकेंडरी में भी रहेगा। लेकिन अगर अब हम लोग इसको छुएंगे अर्थ पर खड़े होकर के, तो करंट यहाँ से ग्राउंड में तो फ्लो करेगा, लेकिन कंप्लीट सर्किट नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर कंप्लीट सर्किट बन रहा था, जब कंप्लीट सर्किट नहीं बनेगा तो हम लोग को करंट नहीं लगेगा। तो सुरक्षा के पर्पज़ से हम लोग आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है, ताकि किसी टाइप का कोई करंट झटका हम लोग को ना लगे। तो ए ऑप्शन होगा नहीं। आइसोलेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर इससे डिफरेंट होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही कॉइल होता है और इसी में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों होता है। जैसे कि ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गया और ए लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। यह इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, सीटी और पीटी। सीटी पीटी पर ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में हम लोग देख चुके हैं जब प्लेटफॉर्म बुक का डिस्कशन देख रहे थे, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पीछे एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है वेरिएबल ट्रांसफार्मर। तो वेरिएबल ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं, ये ठीक है। परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर ये हमारा एक तो ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद इसको अभी स्किप करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ पर यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर जनरली जो लोड रहता है वो 75% के आसपास होता है। यहाँ से करंट डायरेक्ट घरों तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, 75% लोड पर ही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मैक्सिमम इफिशियंसी मिल जाए। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लक्स डेंसिटी होता है, अब यहाँ पर 24 आवर जो होता है इनर्जाइज रहता है। हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉस हो वो कम से कम हो। और हिस्टैरिसीस लॉस कम होने के लिए हम लोग का जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा इसको डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। बी के वैल्यू को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है b⁴ x। x का वैल्यू कितना होता है, 1.5 से लेकर के 2.5 तक, ठीक है। इसके अलावे हम लोग लिख सकते हैं b⁴x इंटू एफ इंटू भी, ठीक है। ये हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है। अब यहाँ पर अगर b का वैल्यू हाई रहेगा तो लॉस ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर b का वैल्यू हम लोग डाउन रखते हैं। और b का वैल्यू डाउन करने के लिए जो उसका एरिया होता है कोर का, उसके एरिया को काफ़ी बड़ा बनाना पड़ता है। इसलिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो साइज में काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। और इसका कॉस्ट भी सेम के भी रेटिंग के लिए अगर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कॉस्ट भी क्या होता है, हाई होता है। बी को कम करने का एक ही तरीका है, हम लोग को जो इसका कोर है उसका साइज बड़ा कर देंगे। साइज बड़ा कर देंगे तो बी अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखते हैं वो देखने में काफ़ी बड़ा दिखता है। यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर के रूप में हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो वर्क करता है। तो सारे ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी यहाँ पर मिल गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। एकल फेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का कुंडलन करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा फेरा अनुपात, ठीक है। एकल फेज ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का कुंडलन करते समय कितना उसका रेशियो होगा, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा कोर के प्रकार, फ्रीक्वेंसी या फिर प्राथमिक वोल्टता से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। एक यंत्रीय ट्रांसफार्मर में कौन सा कथन सही है, निम्न विकल्पों में से कोई नहीं। बी ऑप्शन है, करंट ट्रांसफार्मर का प्राथमिक प्राइमरी लाइन से समांतर में जोड़ा जाता है। उसके बाद है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राथमिक भू से जुड़ी रहती है। उसके बाद है करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका प्राइमरी जो होता है वो तो सीरीज में लगा होता है। अगर कोई करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी एज्यूम कर लेते हैं। और इसके सामने सेकेंडरी कुछ इस टाइप से रहता है। ये हमारा जो वर्क करता है वो सेकेंडरी की भांति वर्क करता है। और ये जो सेकेंडरी होता है इसमें करंट का वैल्यू लो होता है। यहाँ पर करंट जो होगा लो करंट फ्लो करेगा। और जब करंट लो है तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। लो करंट में हम लोग आसानी से एमीटर लगा देते हैं और इसको आसानी से लो रेटिंग का जो एमीटर है वो यूज करके इसको मेजर कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग सीटी का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग को ऐसे एमीटर की ज़रूरत पड़े जिसका रेटिंग कम हो। अब इसको अगर हम लोग ओपन छोड़ देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और अगर ये ओपन रहा तो एयर का जो इंसुलेशन है इसको भी ब्रेक कर सकता है अगर वोल्टेज हाई रहा तो। इसलिए हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है इसके सेकेंडरी को कभी हम लोग ओपन नहीं छोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। और यहाँ पर जो समांतर लिखा हुआ है एक गलत है, एक ऐसा होता है सीरीज में लगा होता है, ठीक है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का पूछा था कि प्राथमिक भू से जुड़ा होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जो होता है वो हाई वोल्टेज सोर्स से जुड़ा होता है, ठीक है। और उसका जो सेकेंडरी होता है वो लो वोल्टेज होता है, करंट में उल्टा होता है, यहाँ पर सेकेंडरी लो करंट होता है और वोल्टेज हाई होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक है। तो अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसको पैरेलल में यूज करना है, तो हमने बताया था कि पीवीआर का ध्यान रखना होता है। पीवीआर का मतलब क्या हो गया, पी से हो गया, पी से मतलब हो जाएगा पोलैरिटी, पोलैरिटी जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फेज शिफ्टिंग भी दोनों में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, इक्वल फेज शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पोलैरिटी, फेज सीक्वेंस, फेज शिफ्ट, इसके अलावा जो वोल्टेज रेशियो है वो भी सेम होना चाहिए, उसके अलावा पर यूनिट इम्पीडेंस जो है वो भी सेम होना चाहिए। तो इसमें हमने जो पीवी बताया वो एकदम नेसेसरी है, ये 100% होना ही होना चाहिए। और ये जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। पर इसको लगाने से हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सही वर्क करेगा, सही फंक्शन करेगा। तो यहाँ पर याद रखना है पी से पोलैरिटी, फेज सीक्वेंस और फेज शिफ्ट, ये तीनों जो है वो सेम होना चाहिए। तो सेम पोलैरिटी सही दिया हुआ है, सेम करंट रेशियो, सेम वोल्टेज रेशियो। इसमें से लिखा है क्वेश्चन क्या हम लोग को सिलेक्ट करना है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचलन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, सेम पोलैरिटी। इसके अलावा अगर सेम पोलैरिटी के अलावा सेम फेज सीक्वेंस या सेम फेज शिफ्ट भी रहता तो भी हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं, और ये तीनों नेसेसरी नहीं है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में ब्रीदर का क्या कार्य है। तो ब्रीदर हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं। ब्रीदर के अंदर क्या रहता है, सिलिका जेल रहता है, ठीक है। और सिलिका जेल का इनिशियली जो कलर रहता है वो नीला होता है, और बाद में एक सोखने के बाद जो एयर से नमी होता है, नमी सोखने के बाद पहले बैगनी और फिर गुलाबी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर लगा होता है, ये हम लोगों का जो कंजर्वेटर होता है, कंजर्वेटर के ऊपर लगा होता है, ठीक है। जब कंजर्वेटर से तेल नीचे जाता है तो ऊपर से ये क्या करता है, ब्रीदर एयर को अंदर की ओर खींचता है, ठीक है। जब यहाँ से तेल हमारा नीचे टैंक में जाएगा, इसका डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ऑयल जब गर्म होता है तो हमारा जो ऑयल है वो फैलने के बाद टैंक से आ जाता है कंजर्वेटर में, टैंक के ऊपर कंजर्वेटर लगा होता है, उस समय ब्रीदर से एयर बाहर निकलता है, ठीक है। और जब ऑयल फिर से कूल होता है, ठंडा होता है, तो इस कंजर्वेटर में जो ऑयल आया हुआ है वो वापस रिटर्न चला जाता है टैंक में, और इस दौरान हमारा जो ब्रीदर होता है बाहर से एयर खींचता है। अब एयर के साथ अगर हमारा नमी चला गया तो वो ऑयल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्रीदर लगा देते हैं। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल क्या करता है, नमी को सोख लेता है, ठीक है। तो शोषक का कार्य क्या हो जाएगा, वायु आगमन बढ़ाना, आर्द्रता सोखना। यहाँ पर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वायु आगमन तो होता है ये, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आर्द्रता सोखना होगा, बाहर से जो नमी है उसको सोख लेता है। तेल की सतह बतलाना, तापक्रम कम करना, ये सारा सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 बोल रहा है दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचलित होते हैं तो वो आपस में भार किस आधार पर लेते हैं। तो इसका जो भार का रेशियो होता है S1/S2 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KVA रेटिंग का, KVA 1/KVA 2। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल का काम क्या नहीं है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल काफ़ी डीपली बताया जा चुका है। ट्रांसफार्मर ऑयल का काम क्या होता है, प्राइमरी कॉइल को ठंडा करना, ये ऑप्शन सही है। सेकेंडरी कॉइल को ठंडा करना, अतिरिक्त इंसुलेशन प्रोवाइड करना, और प्रोवाइडिंग इंडक्टिव कपलिंग। तो इंडक्टिव कपलिंग का कार्य किसका होता है, ये हमारा अगर यहाँ पर अगर हम लोग का कोर है तो कोर में फ्लक्स एक इस कोर के जरिए हमारा जो फ्लक्स होता है ये सेकेंडरी को लिंक करता है, फ्लक्स इस तरह से फ्लो करता है। तो कपलिंग प्रोवाइड करने का काम कोर का है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी प्राइमरी कॉइल को ठंडा करना सही है, सेकेंडरी कॉइल को ठंडा करना सही है, अतिरिक्त इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ये तीनों का तीनों काम ऑयल का है। तो यहाँ पर हम लोग से पूछा था कौन सा कार्य नहीं है, तो प्रेरण युग्मन प्रदान करना एक कार्य नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
डी। उसके बाद फ्लैश पॉइंट हमने बता रखा है आप लोगों की ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो कितना होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्लैश पॉइंट कितना होना चाहिए। और साथ में आप लोग विस्कोसिटी पर कमेंट कर सकते हैं कि ऑयल का जो विस्कोसिटी है वो लो होना चाहिए या फिर हाई होना चाहिए, और अगर लो होना चाहिए तो वो लो क्यों होना चाहिए। ठीक है, और साथ में फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री होता है, खैर हमने बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। फ्लैश पॉइंट क्या होता है आप लोग एक बार पीछे के वीडियो में देखिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ कहाँ पर होती है। तो कॉपर हानियाँ क्या है, कॉपर हानियाँ होता है I²R, मतलब कि कॉपर हो चाहे ना हो कॉपर हानि होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा, I²R वाइंडिंग में होता है। ठीक है, कोर का क्या काम है, फ्लक्स को एक जगह से दूसरा जगह पर भेजना। ठीक है, कोर में क्या होता है, फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर आसानी से रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और कोर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो इन्फिनाइट होना चाहिए, रिलक्टेंस काफ़ी लो होना चाहिए, परमिएंस हाई होना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आसानी से प्राइमरी से सेकेंडरी तक फ्लो कर जाए। तो ये सारा काम कोर का है। उसके बाद मेन बॉडी आप लोग जानती हैं, बसिंग। बसिंग कहाँ पर होता है, बसिंग होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर में लगा होता है। ठीक है, यहाँ से पोर्सिलेन आप देखे होंगे, यहाँ पर पोर्सिलेन लगा होता है और यहाँ से वायरिंग इसका बाहर निकलता है, और यहाँ से हम लोग जो भी वोल्टेज ड्रॉ करना होता है यहाँ से खींचते हैं। अगर एक पोर्सिलेन बीच में ना लगाया जाए तो क्या होगा कि ये जो रहता है हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है, यहाँ से करंट एयर के थ्रू एयर को बाईपास करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, इसका जो एयर का इंसुलेशन है उसको ब्रेक डाउन करेगा और करंट डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें से फ्लो होना शुरू कर देगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, और बॉडी में करंट आ जाएगा। इससे बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर पोर्सिलेन या फिर बसिंग लगाते हैं, और बसिंग का भी डिफरेंट टाइप होता है। हाई वोल्टेज के लिए हम लोग कैपेसिटर टाइप या फिर ऑयल टाइप बसिंग भी यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है। तो हमने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा हाई इन्फिनाइट होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्फिनाइट होगा बीच में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मतलब कहने का मतलब है वो सिर्फ मैग्नेटिकली ही लिंक्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकली बिल्कुल भी लिंक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंधन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्टार डेल्टा स्टार, ये हम लोग का सही ऑप्शन है। ठीक है, डेल्टा डेल्टा, बाकी ये ऑप्शन सही नहीं है, सेम होना चाहिए। तो 43 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर दिखाई देता है। तो एक तो हमने बताया बुशिंग बाहर दिखाई देता है, कोर अंदर में होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग अंदर में होता है। ठीक है, कोर को इस टाइप से बना होता है और सबको ऑयल में डुबा करके रखते हैं और इसको बाहर से क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। तो ये सब कुछ बाहर से दिखने वाला है नहीं, बस बसिंग होगा वो बाहर दिखेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 बोल रहा है ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है केवल एसी केवल डीसी। तो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर ट्रांसफार्मर है यहाँ पर हम लोग अगर डीसी लगाएंगे तो ये क्या होगा, वायर जल जाएगा। क्यों जल जाएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पीछे हम लोग कई बार देख चुके हैं, 2 बार हम लगभग समझा चुके हैं कि डीसी देने से वाइंडिंग क्यों जल जाता है। तो एक काम करेगा सिर्फ और सिर्फ एसी पर। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से कल मिलेंगे और सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन को। फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।